हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट लिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लिखते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूँ, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आप उससे मोटिवेट होते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में आपके जो कमेंट्स है, आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है, वो मुझे मोटिवेट करता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पढ़ाने से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे शब्द मुझे भी मोटिवेट करते हैं। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरा उत्साह बढ़ गया और आज मैंने इसको मिस नहीं किया और आज ही मैंने ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर दिया। तो बिल्कुल आपके मन में जो भी है आप ज़रूर कमेंट्स में लिखते रहे, वीडियो को लाइक भी करते रहे और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखती है और मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखने का काम अब आपका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप क्वालिटी एजुकेशन का ऐप आ चुका है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हमने आपको ये नंबर दिया है। आप इस नंबर पर आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ऐप से संबंधित कोई भी इशू है आप पूछ सकते हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरा, एक और कल मैं देख रहा था, आपको कुछ सवालों में डाउट्स आ रहा था। जो टेस्ट सीरीज के हमारे सवाल आ रहे हैं उसमें कुछ डाउट्स था, तो भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हो सकता है कुछ एक सवालों में ऐसा हो सकता है कि उनकी आंसर व्याख्या मैच नहीं कर रही हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऐप में कई बार आंसर गलत सेलेक्ट हो जाता है। व्याख्या में हालांकि आपको पता चल जाता है सही आंसर क्या है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है। ये ह्यूमन एरर होती है। 3 बार 4 बार पेपर चेक होता है, लेकिन ह्यूमन एरर हो सकता है। एक ऐसा सवाल ऐसा रह जाए कि जिसमें ऐसा आंसर में मैचिंग नहीं हो या फिर आंसर गलत आ गया, तो ज़रूर आप हमें ये फीडबैक ज़रूर इस नंबर पर आप दे सकते हैं कि सर इस सवाल में हमें कुछ मिस्टेक लग रही है, हम उसको सुधार करेंगे। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, सारे सवाल बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि एक आध सवाल में ऐसा रह सकता है, हम तुरंत उसको सही करेंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत रेयर है, न के बराबर संभावना है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर पूछे। होगा तो हम उसको सही कर देंगे, नहीं होगा तो भी हम आपको वापस बता देंगे। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं पॉलिटी के सवाल आपको बताने वाला हूं, और पॉलिटी तो मेरा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको सीखने में पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। आज पटवारी का जो हमारा पहला पेपर हुआ था 16 अगस्त को, वो भी सभी के लिए फ्री रखा है, उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। उसका लेवल भी बहुत हाई था, तो मैं आपको वो हाई लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। कल का वीडियो थोड़ा लंबा रह गया था, इसलिए मैं आज कम सवालों को शामिल कर रहा हूं ताकि छोटे से वीडियो में ये सारा कवर हो जाए। इस वीडियो में आज 20 सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 सवाल और ले लूँगा तो 40 सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, RS प्री, पटवार और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पे, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस पावरफुल प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे से शेड्यूल को फॉलो करें जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। अगर आप शेड्यूल को पूरा फॉलो कर लें, अच्छे से टेस्ट दें, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप टॉप 10 टॉप 20 के रैंक के अंदर भी आएंगे। लेकिन मुझे कई कैंडिडेट्स का ये ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि वो पूरे शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ शेड्यूल वाकई में बहुत मुश्किल है, 10 से 11 घंटे आपको रोज़ाना चाहिए होंगे। तो जो इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है उनकी 10 से 11 घंटे की पढ़ाई भी हो गई है, लेकिन कोई किसी कारण से, कोई किसी सर्विस में हो सकता है, कोई और भी कारण हो सकते हैं, अगर पूरा नहीं भी कर पा रहा है, अगर आप 60 से 70% भी इसके कोर्स को कवर करते हैं तो भी मैं कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी रैंक फिर भी ला सकते हैं। ऐसा मत कीजिए कि आप टेस्ट ही नहीं दें, टेस्ट ज़रूर देना है। मैं आपको ये फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट से कोई भी चूकेगा नहीं, टेस्ट सभी को देना है। ठीक है, तो टेस्ट आप सभी देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये मैंने आपको बताया जो 16 अगस्त को पहला टेस्ट हुआ था पटवार का, उससे लिया गया है। और इसमें जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है, यानी पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। टोटल इसमें पहले टेस्ट में पॉलिटी से 40 क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है, तो पहला सिलेबस, पहला शेड्यूल था, हम लिमिटेड टॉपिक्स, 15 टेस्ट आपके ऐसे रहेंगे जो टॉपिक वाइज होंगे, तो उसमें सिर्फ ये 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं। इस तरह से 15 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और 15 टेस्ट आपके फुल यहाँ पर रहेंगे। तो
जो पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री कर रखा है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार कमेंट मिल रहे हैं कि सर जो आपका फ्री टेस्ट आपने दिया है उसमें सारे टॉपिक शामिल नहीं हैं। अब उसमें सारे टॉपिक्स इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि हम इसको शेड्यूल वाइज यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। पहले शेड्यूल में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स, ताकि एक हफ्ते में आप उनको कवर कर पाए। इस तरह से 15 टेस्ट में हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना कर रखें। इस वीडियो को जो मैं सवाल दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ें, और मेरे सवाल का आंसर बताने से पहले आपको बताना है। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जब सामने आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज़रूर बनती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको इस वीडियो पर ध्यान रखना है। मेरी आवाज़ को अच्छे से आप ध्यान में रखना है। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आपके सामने आकर भी पढ़ाऊँ। फिलहाल आप अपनी इस स्क्रीन पर अपना फोकस रखिए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखो ये वीडियो लाइव नहीं है, लेकिन आप लाइव आंसर जरूर दे सकते हैं। जो भी आप लाइव देख रहे हैं अपना आंसर दे सकते हैं, तो आप इस अपना आंसर जरूर दें। उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स के, हर राज्य में हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका पहला सवाल है। ऑप्शन आपके सामने, राज्यपाल, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। मैं सिर्फ इस सवाल पर डिस्कस नहीं करूंगा, इस सवालों से जुड़े आपके बहुत सारे और भी फैक्ट्स क्लियर होंगे। तो बिल्कुल इसको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। किसी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी टॉपिक से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो तो आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। देखो पहली बात तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल यहाँ पर गलत आंसर है। अधिकांश लोग राज्यपाल यहाँ पर निशान लगाते हैं, अभी भी लगाए। राज्यपाल इसका सही आंसर नहीं होगा। राज्यपाल उसके न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति हो चाहे उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल नहीं करेंगे। शपथ कौन दिलाता है? जब ये पूछा जाएगा तो शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। पहली बात, शपथ राज्य के राज्यपाल ही दिलाते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से इसकी नियुक्ति करते हैं? क्या वो खुद ऐसा फैसला करेंगे? नहीं। तो राष्ट्रपति को कौन बताएंगे कि नियुक्ति किसकी करनी है? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे? क्या उसकी मंत्री परिषद बताएगी? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। न्यायालय अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार नहीं बताती है कि किसको न्यायाधीश नियुक्त करना है। तो कौन बताता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए। तो राष्ट्रपति इनकी सलाह प्लस राज्यपाल से भी वो विचार विमर्श करता है, और उसके बाद किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट राय मानी जाएगी वो होगी CJI प्लस 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की। अगर CJI 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह मशवरा नहीं करता है तो राष्ट्रपति CJI की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक दो फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना इसको। सवाल पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनको वेतन कौन देता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, ओके, क्लियर हो गया। वेतन कौन देगा? राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, लेकिन इनका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। देखो अलग अलग निधियाँ होती है, यहाँ पर संचित निधि, जो भी वेतन आएगा वो सब संचित निधि से ही आता है। तो राज्य की संचित निधि वेतन इनको देती है। उच्च न्यायालय के, जिस राज्य के उच्च न्यायालय होगा उस राज्य की संचित निधि के द्वारा वेतन दिया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट सवाल, रिटायर्ड होने के बाद इनको पेंशन कौन देता है? पेंशन राज्य की सरकार नहीं देती है, वो केंद्र की संचित निधि से आता है। तो ये केंद्र की संचित निधि से आएगा, न कि राज्य की संचित निधि से। देखो क्योंकि कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो किसी एक राज्य में नहीं रहता है, वो दूसरे राज्य में भी जाएगा, तीसरे राज्य में जाएगा, तो कौन सा राज्य देगा? इसलिए पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि देगा। अब एक और सवाल, क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या कोई वकालत कर सकता है किसी? क्योंकि बहुत बड़ा जानकार है कानून का, तो क्या वो वकालत भी कर सकता है क्या? जवाब,
तो इसका जवाब होगा वो वकालत कर सकता है, लेकिन उन न्यायालयों में नहीं करेगा जिन न्यायालयों में वो न्यायाधीश रह चुका है। अगर एक न्यायालय में रहेगा तो उस न्यायालय में नहीं कर सकता है। अगर 4 न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है तो वहाँ पर वो नहीं करेगा, बाकी सभी जगह वहाँ पर वो वकालत कर सकता है। ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे उच्च न्यायालय में। मुझे आप कमेंट में ये लिखकर बता सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित है। इतना तो आपको आना चाहिए है। आप यहाँ पर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, और ये सवाल पटवारी नहीं, पटवारी, एलडीसी, रीट, इवन आरएएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से आपको इस एक सवाल से कितने सारे फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने पढ़ा था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, अब पढ़ रहे हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। हमारे यहाँ पर एकीकृत न्याय प्रणाली है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपको मिलेंगे हर राज्य में हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सबसे ऊपर जिला न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय होते हैं, उसके अलावा नीचे और अभी बहुत सारे कोर्ट्स हो सकते हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह सकते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हम इनको कह सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएंगे। तो ये देखो एक के ऊपर एक होता है, इसलिए इसको कहते हैं हमारे यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था है। क्लियर हो गया पहला फैक्ट। अब यहाँ पर हम सवाल पर आते हैं कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिला और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अनुच्छेद 233 राज्यपाल करते हैं। क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक से करते हैं? नहीं, हाई कोर्ट के परामर्श से वो ऐसा करते हैं। उच्च न्यायालय से पहले परामर्श करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय तय करेगा। राज्यपाल तो वास्तव में केवल नियुक्ति देता है, लेकिन सारा जो असली परामर्श होगा वो हाई कोर्ट का होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जिला और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए यहाँ पर योग्यता क्या है? तो योग्यता जो मेन आपको ध्यान में रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सामान्य बात है। जो मेन बात है कि वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 7 वर्ष तक अगर वो कोई व्यक्ति अधिवक्ता रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जिला और अधीनस्थ न्यायालय के में यहाँ पर न्यायाधीश नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने थोड़ा बड़ा सा सवाल दिख रहा है, और ऐसे बड़े सवाल दिखने पर, क्योंकि आजकल पटवार एग्ज़ाम जो अधीनस्थ बोर्ड लेता है वैसे भी वो सवालों में बहुत हार्ड देता है, और इस तरह के सवाल पिछली बार बहुत सारा आए हैं, तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। अब ये सवाल बड़ा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी पढ़ाई की हो तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। सवाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद जो है वो राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। सवाल आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। क्या पहला कथन सही है? क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। 3 प्रकार के आपातकाल हमने पढ़ते हैं, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख मिलता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है देश में, तो क्या संसद किसी विधानसभा कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो इसका जवाब होगा हाँ, बढ़ा सकती है। कितने बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ तक। आगे लिख रखा है किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। ये जो आगे लाइन आ गई ये गलत आ गई है। जब तक आपातकाल लगा रहेगा तब तक संसद क्या कर सकती है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के बाद फिर से 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है, उसके बाद फिर से 1 साल और बढ़ा सकती है। इस तरह से 1-1 साल करके वो अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। कोई भी 3 वर्ष की समय सीमा यहाँ पर नहीं है। 3 वर्ष की समय सीमा कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। जब अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में यहाँ पर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वो राष्ट्रपति शासन को 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। वैसे तो वो 1 साल के लिए ही हो सकता है, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं हो तो 3 साल से उसको फिर भी उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ऐसा केसेस भी रहा है कि पंजाब में 5 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर ये शासन राष्ट्रपति शासन रहा है।
हालांकि उसके लिए संसद ने अलग से एक कानून बनाकर वो 3 साल से बढ़ाना, अगर 3 साल से बढ़ाना पड़ेगा तो कानून बना के उसको बढ़ाना पड़ेगा स्पेशल उस राज्य के लिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी संविधान में प्रावधान है कि 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरा देखते हैं, यानी ये पहला कथन तो गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल गलत है वो तो। राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 साल की होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा 6 साल, राज्यसभा भी 6 साल, विधान परिषद भी 6 साल। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी पढ़ा तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अगर सवाल को सही नहीं पढ़े तो यहाँ पर हमसे गलती हो जाएगी। ये क्या कह रहा है? राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद की कार्यावधि 6 वर्ष नहीं होती है, उनके सदस्यों की 6 वर्ष होती है। और यहाँ से हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, यानी ये कथन भी यहाँ से गलत हो गया। ये बात तो सही है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, लेकिन इसके कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, ये तो एक स्थायी सदन होता है। ये इसके बारे में कहा जाता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसका ये कभी भंग नहीं होती है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो समाप्त किया जा सकता है, न ही भंग होती है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे समाप्त होती है। आगे लिखा है, राज्य विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव और पुनर्नामांकन के लिए योग्य नहीं होते हैं। ये भी कथन गलत दिख रहा है। भारत में कोई भी ऐसे नेता नहीं हैं जो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारत में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ऐसे नेता भी होते हैं जिनके कब्र में पैर लटक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको चुनाव लड़ना है। तो भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में आप देखेंगे, अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार चुनाव लड़ सकता है। 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। चुनाव तो और अधिक बार लड़ सकता है, लेकिन कोई अगर 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है तो तीसरी बार वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो तीनों ही कथन गलत होंगे। तो कौन सा सही है? उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा था देखो, लेकिन हमने उसको बहुत ही आसान बना दिया है। वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कोशिश कीजिए अपने सारे दोस्तों को आप शेयर भी करें। मैं इस तरह के सवाल, पॉलिटी के सवाल तो मैं अब आपको रेगुलर कराने वाला हूं। ठीक है, कैसा आपको लग रहा है वीडियो मुझे कमेंट में आप लिखकर जरूर बताएं। अगला सवाल, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप में से अधिकांश पटवारी की तैयारी ही कर रहे हैं। मुझे बताइए, पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? क्या राजस्थान की सरकार करती है, राजस्व मंडल करता है, जिला परिषद? अब राजस्व मंडल भी तो राजस्थान सरकार के अंतर्गत ही तो आता है, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं कि राजस्थान सरकार। देखो, पटवारी की नियुक्ति, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व मंडल, क्योंकि वो राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। पटवारी राजस्व विभाग की सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे की स्तर का अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो पटवारी ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर, पटवारी के ऊपर आप आरआई का पोस्ट आएगा, उसके बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, ये सब राजस्व विभाग में काम करते हैं। पटवारी राजस्व विभाग में होता है, हालांकि उपखंड अधिकारी राजस्व विभाग में नहीं आता, भले ही वो राजस्व विभाग का कार्य करता हो। तहसीलदार पूर्णतः राजस्व मंडल के अधीन आता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, नियुक्ति राजस्व मंडल करता है, लेकिन इसका एग्जाम कौन कराता है ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसका एग्जाम राजस्व मंडल ही कराता था, लेकिन अब आपको पता है इसका एग्जाम कौन कराता है। इसके लिए एक नया बोर्ड बना दिया है, वो है अधीनस्थ बोर्ड। अब पिछला एग्जाम भी अधीनस्थ बोर्ड ने कराया, इस बार का एग्जाम भी अधीनस्थ बोर्ड ही करवा रहा है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अभी फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। काफ़ी चर्चित रहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान राज्य अधीनस्थ बोर्ड के अभी फिलहाल अध्यक्ष कौन है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला सवाल देखिए, राज्य की विधानसभा के सदस्य, जो एमएलए जिसको हम कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किस किस के निर्वाचन में भाग लेते हैं, किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपका सवाल है। क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? क्या? पहला कथन आपको सवाल दिया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही, लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना, केवल निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूँ, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा इसको मैं यहाँ पर विधानसभा को वीएस लिख रहा हूँ, हालांकि इंग्लिश में वीएस नहीं लिखा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, मैं विधानसभा को वीएस लिख रहा हूँ। विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य भी इनमें भाग लेते हैं। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ 2 ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बनी नहीं है विधानसभा, विधानसभा बनने के बाद वो भी इसमें भाग लेंगे।
तो सारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या यहाँ पर ब सही होगा? क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं? तो नहीं लेते। अगर मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की, तो इसमें विधानसभा के सदस्य कट जाएंगे। यहाँ पर केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, न कि केवल निर्वाचन। ध्यान देना, यहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्य, जबकि यहाँ पर सभी सदस्य भाग लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं या नहीं? तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा नाम ही इसका राज्यसभा है, राज्यों की सभा, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो देखो ये भी राइट है, ये राइट है, ये इसमें गलत हो गया, ये राइट है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य अलग अलग तरह से निर्वाचित होते हैं, लेकिन इसमें कुछ सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी चुने जाते हैं, इसलिए ये भी इसका सही आंसर होगा। तो ये सही है, इसके बाद ये गलत हो गया और ये सही, यानी अ, स और द। तो अ, स और द हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, केवल अ, स और द, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा सवाल था और आपको मज़ा आया होगा इसको सारे सवाल को करने में। अगला सवाल, राज्यपाल के द्वारा राज्य में कौन नियुक्त नहीं होता है? नियुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं अपॉइंट। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और महाधिवक्ता। फटाफट मुझे जवाब दीजिए कमेंट लिखकर, इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं करता है? विधानसभा अध्यक्ष। मुझे बताइए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महाधिवक्ता, कौन इसके द्वारा नियुक्त नहीं होता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसकी भी मुख्य राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी करता है। विधानसभा अध्यक्ष की भी तो राज्यपाल करता है? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष की नहीं करता है, वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति करता है। विधानसभा का जो फुल टाइम अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। ध्यान देना, मैंने बात की प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर के बनने से पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, इसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसकी नियुक्ति जरूर करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष को कौन करता है? उसकी नियुक्ति होती नहीं है, इसका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। और वो चुनाव कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य ही मिलकर इनका चुनाव करते हैं। दो तीन बातें आती है, देखो चुनाव को हम निर्वाचित भी कहते हैं कि ये सदस्य निर्वाचित होता है, तो ये अध्यक्ष निर्वाचित होता है। दूसरा आता है नियुक्त। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। एक होता है चयनित। कई बार आता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, या इनमें से कोई नहीं। चयनित का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्टेड। जैसे हम और आप अगर नौकरी के लिए तैयारी करेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे, चयनित होंगे। ओके, तो निर्वाचित और नियुक्त और चयनित, आपको इन तीनों का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री, ये आरपीएससी के चेयरमैन और महाधिवक्ता, इन सब की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। और ये विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही बहुमत के साथ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकते हैं? अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की थी उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, अभी इस सवाल में हम बात करें कि न्यायाधीश को पद से कैसे हटा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिए मुझे। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये तो हमें पता है। हटा कौन सकते हैं उसके बारे में अब हम देखना है। देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनको हटाने का काम संसद करती है। संसद का मतलब है देश की जनता करती है। ये बहुत उच्च संवैधानिक पद है और इनको हटाने का दायित्व, इनको उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं हटा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं हटा सकता है, उसको राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है। इसको हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली जनता को दे रखी है। जनता का मतलब संसद। संसद में कौन है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं।
इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया महाभियोग जैसी, तो इसको प्रक्रिया को महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है, न कि महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे। अब मैं संक्षिप्त में आपको इस प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, तो सबसे पहले संसद में, किसी भी सदन में, एक ये भी सवाल आता है कि सबसे पहले लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है। किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा प्रस्ताव ला रही है तो 100 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लाएंगे, कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए। और राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव ला रही है तो कम से कम 50 सदस्य पहले प्रस्ताव लाएंगे। अगर 50 सदस्य से कम होंगे तो प्रस्ताव ही नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा 50 सदस्य और लोकसभा 100 सदस्य, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। ये चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा ही रूल है। उसके बाद मान लीजिए कि लोकसभा में ये प्रस्ताव आ गया, किसी भी सदन में आ सकता है। उसके बाद उस सदन के यदि 2/3 सदस्य, उपस्थित सदस्यों में से या तो 2/3 सदस्य या फिर टोटल के आधे से अधिक सदस्य, जो भी ज़्यादा होगा वो माना जाएगा, वो अगर उसको पारित कर देते हैं, उसको हटाने का संकल्प, तो ये संकल्प फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन इसकी जांच कराएगा और जांच के बाद ये सदन भी 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उसी तारीख से राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा देते हैं। ये उसकी पूरी प्रक्रिया होती है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की। अब तक हाई कोर्ट के केवल 2 न्यायाधीशों को इस प्रकार की प्रक्रिया में गुजरना पड़ा। हालांकि अभी तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। 2 न्यायाधीश तो हाई कोर्ट के थे और 1 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे। तो अब तक केवल 3 न्यायाधीशों के विरुद्ध ऐसी प्रक्रिया चलाई गई है। थोड़े टाइम पहले जो चीफ जस्टिस रहे थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ भी ऐसे प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन सभापति ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत के कितने सदस्य सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? देखो, मैं अभी वर्तमान की बात करूं, अगर 2007 से ये सब चेंज हो गया है, इस कानून में संशोधन कर दिया है, तो कितने सरपंच के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, कितने सदस्य? अगर बात की जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप में से अधिकांश सदस्य कैंडिडेट हो सकते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो। 1/3 सदस्य प्रस्ताव लाने के लिए ज़रूरी है, कम से कम 1/3 तो होने ही चाहिए टोटल जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं पंचायत के। तो 1/3 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव लाने से सरपंच को नहीं हटाया जा सकता है। अब इसको पारित कराना पड़ेगा और पारित कराने में 3/4 सदस्य चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर 2/3 सदस्य नहीं होंगे हटाने के लिए, 3/4 यानी 75% लोगों का यहाँ पर समर्थन होना चाहिए सरपंच को हटाने से, तभी सरपंच अपने पद से हट सकता है। और सरपंच फिर त्यागपत्र किसको देगा? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? क्या उप सरपंच को देगा? तो नहीं, वो उप सरपंच को त्यागपत्र नहीं देगा, वो देगा विकास अधिकारी, जो ग्राम पंचायत समिति के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, विकास अधिकारी, BDO जिसको हम कहते हैं, उनको वो अपने इस्तीफा वहाँ पर देंगे। और अगला मेरा आपसे सवाल है, क्या जब एक सरपंच को हटा देते हैं तो फिर सरपंच का फिर से चुनाव होगा, नया सरपंच चुनकर आएगा? क्या वो नया सरपंच पूरे 5 साल के लिए रहता है अथवा बचे हुए समय के लिए? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर सवाल पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, ये ऑप्शन कोई और दूसरे जुड़ गए हैं यहाँ पर। देखते हैं, अपन तो वैसे ही बिना ऑप्शन के इस सवाल को कर लेते हैं, कुछ ऑप्शन दूसरे यहाँ पर गलत जुड़ गए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दूसरा यहाँ पर कथन जुड़ गया है, भारत के संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल हमारे सामने आया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, यहाँ पर अब ऑप्शन तो गलत हो गए, हम वैसे ही ऑप्शन बना लेते हैं। अब ऑप्शन बनाने में केवल अ सही होगा, केवल ब सही होगा, दोनों ही सही होंगे, या फिर दोनों ही सही नहीं होंगे। बस इसी तरह के तो ऑप्शन हो सकते हैं, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये शायद टाइपिस्ट की यहाँ पर मिस्टेक होगी और उन्होंने कोई दूसरे सवालों को यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दिए। कोई बात नहीं, आप सभी समझदार है, हम वैसे इसको कर लेते हैं। तो देखते हैं, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। बिल्कुल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में ये बात लिखी हुई है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा। लेकिन ध्यान देना, अनुच्छेद आगे 231 में ही कहा हुआ है
क्या कहा हुआ है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी दो से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और हमें पता है भारत में अभी आप बात करेंगे तो 29 राज्य पहले थे, अब तो 28 राज्य होंगे, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, 28 प्लस 8 अभी है 29, पहले जम्मू कश्मीर भी था, अब तो जम्मू कश्मीर तो राज्य रहा ही नहीं, तो 28 हो गए। तो 28 प्लस 8 अगर हम बात करें तो टोटल 36 होने चाहिए भारत में उच्च न्यायालय, जबकि भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 ही हैं। इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि दो या अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो अनुच्छेद 231 में ऐसी बात लिखी है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन ये कथन फिर भी राइट नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा केवल संसद कर सकती है। देखो सिर्फ एक शब्द से पूरा वाक्य सही है, लेकिन एक शब्द से हम कई बार जल्दबाजी में नहीं पकड़ पाते और सवाल गलत हो जाता है। हम कहते हैं दोनों कथन सही है, दोनों नहीं है, केवल अ सही है, ब गलत है। तो इसका ऑप्शन हम ए लिख सकते हैं, केवल अ और ब यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो गए और हमने अपने खुद के ऑप्शन यहाँ पर बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? नगर निगम, देखो राजस्थान में नगर निगम की बात करेंगे, नगर निगम कब बनता है और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन होता है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर बात करते हैं अभी। देखो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। सहायक नगर अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और इनमें से कोई नहीं। हमने ये पढ़ा होगा कि पंचायती राज में त्रिस्तर होते हैं। एक दो मैं फैक्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। त्रिस्तर कौन कौन से होते हैं? मैं जी इस प्रकार से बताने के बजाय मुझे इस तरह से बताना चाहिए। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत का, देखो सवाल अलग है लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, ये सेकंड लेवल पर होता है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा स्तर आप जानते होंगे जिला परिषद होता है। ये कहलाता 3 स्तर। क्या ऐसे 3 स्तर शहरों में भी होते हैं? तो इसका जवाब होगा शहरों में ऐसे स्तर नहीं होते हैं। स्तर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर पूरे जिले में एक जिला परिषद होता है, ठीक है, और इस जिला परिषद के अंदर ही बहुत सारी पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। क्या ऐसे नगरों में भी होता है क्या? एक नगर निगम में बहुत सारे नगर परिषद होंगे और एक नगर परिषद में बहुत सारी नगर पालिकाएं होगी? नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम त्रिस्तरीय नहीं कहेंगे बल्कि 3 प्रकार कहेंगे। बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद और सबसे छोटे शहरों में नगर पालिका। अब हम आते हैं हमारे सवाल में। मेरे ख्याल से मैंने जो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर वो आपकी क्लियर हो गई होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको कहते हैं? सहायक नगर अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही होता है उसका नाम, या अधिशासी अधिकारी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहले इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही कहा जाता है, लेकिन अभी हाल में इस मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बदलकर अब इसको नगर निगम आयुक्त पद कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे इसका, अगर मैं आंसर कहूँ तो अब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं कहकर इसको कमिश्नर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कमिश्नर कहेंगे और हिंदी में इसको अब आयुक्त कहा जाता है। नगर निगम आयुक्त इसको कहा जाता है। कुछ समय पहले इसका नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ, अब इसको आयुक्त कहा जाता है, ध्यान देना, अब ये आयुक्त कहलाता है। और जो नगर पालिका नगर परिषद होती है वहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसको अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। ये जो आयुक्त होता है ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और नगर निगम में सामान्यतः एक आईएएस ऑफिसर होता है और अधिशासी अधिकारी एक आरएस अधिकारी हो सकता है। आरएस अधिकारी को अधिशासी अधिकारी बना दिया जाता है, जिसको हम ईओ बोलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजस्थान ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमुख कार्य नहीं है। सरपंच कौन सा काम नहीं करता है? ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, बिल्कुल ये सरपंच का काम है। पंचायत का बजट बनाना, ये भी सरकार या सरपंच का काम होता है, वो बजट तैयार करवाता है। पंचायत निधि के लेखे रखना और पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं बनाना, बिल्कुल ये भी है, लेकिन लेखे रखना यहाँ पर सरपंच का काम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। अब तो आजकल यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है सोशल ऑडिट। ये जो लेखे रखना और इसके अलावा जो सोशल अंकेक्षण किया जाता है वो होता है, और ये सोशल ऑडिट कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ की जो ग्राम सभा है उसको ये काम अब सौंप दिया गया है। अगले सवाल पर देखते हैं। किसी राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी राज्य की विधानसभा उस राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव
किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना हो तो विधानसभा ये पहल करेगी किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकती है ये। अब देखो अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट अब मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही आंसर कौन सा है फटाफट आप मुझे कमेंट में बताएं और इसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूँ। देखो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 169 169। अनुच्छेद 169 में क्या लिखा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले उस राज्य की जो विधानसभा है वो ऐसा प्रस्ताव लाएगी 2/3 बहुमत से। क्या 2/3 बहुमत से लाने से ऐसा विधान परिषद बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे देश की संसद को, और संसद इसे यदि साधारण बहुमत से, ध्यान देना ये साधारण बहुमत से भी अगर प्रस्ताव पारित कर लेती है तो भी ये विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। अगर संसद इस प्रस्ताव को पारित नहीं करे तो भले ही ये 2/3 बहुमत से करे या पूर्ण बहुमत से करे, सारे लोग सहमत हो जाए, फिर भी ये नहीं बन सकती। इसका मतलब सवाल पूछा जाए विधान परिषद का निर्माण का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और इसी तरह से इसको समाप्त भी किया जा सकता है, विधान परिषद को फिर से समाप्त भी किया जा सकता है। संसद साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है, भले ही विधानसभा की इच्छा हो या नहीं हो। ठीक है, तमिलनाडु में इस तरह की विधान परिषद थी, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी, उनको समाप्त किया जा चुका है। राजस्थान में कोई विधान परिषद नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। पहले 7 राज्यों में ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ 6 राज्यों में है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हट चुकी है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, अब सिर्फ 6 राज्यों में है। विधानसभा भी नहीं है अब तो जम्मू कश्मीर में, जल्द बनेगी, लेकिन विधान परिषद अब हट चुकी है। अब वो 6 राज्य कौन कौन सी, आप ये मुझे कमेंट में लिखकर फटाफट से बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ये सवाल भी बड़ा लग रहा है, पर देखते हैं कितना मुश्किल है कितना नहीं है। कौन कौन से कथन सही है देखते हैं। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें संसद विधि द्वारा समय समय पर तय करेगी। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। ये कह रहा कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, तो बात सही कह रहा क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। और आगे क्या लिख रहा है? पहला कथन कि उतने एक मुख्य न्यायाधीश ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर समय समय पर तय करेगी। तो दूसरा कथन तो सही लग रहा है, लेकिन पहला कथन मुझे गलत लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि ये संसद तय नहीं करती है। किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कितने होंगे न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। देखो किसी राज्य में, कितने राज्यों में या 2 राज्यों में या 3 राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, ये संसद तय करती है, लेकिन उसमें न्यायाधीशों की संख्या कौन होगा? वो राष्ट्रपति तय करते हैं, न कि संसद तय करती है। राष्ट्रपति का सीधा सीधा मतलब हो गया यहाँ पर सरकार तय कर रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ब यहाँ पर सही है। आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि देश में किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, और मुझे ये भी बताइए कि राजस्थान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट्स में। ये आपका सवाल है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ध्यान से पढ़ना होता है, कई बार हम कौन सा सही है और पहला ही लगता है कि हाँ सही है और उसको करके आगे बढ़ जाता है, नीचे के 3 ऑप्शन देखते नहीं है, पता लगता है कि वो भी तो सही थे। हमें तो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। मंत्री परिषद जो है केंद्र की हो चाहे राज्यों की, वो नीति निर्धारण संस्था है, यहाँ से सही लग रहा है ये तो। मंत्री गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं, तो ये भी सही लग रहा है। मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति, जो केंद्र के मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संयुक्त रूप से तो लोकसभा के ही होते हैं, ये भी बात सही है। मंत्री को प्रधानमंत्री से असहमत होने पर त्याग पत्र देना पड़ता है, बात तो ये भी सही है। इसका मतलब ये चारों सही हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कहीं पर गलती की है। गलती क्या की है? यहाँ पर लिखा हुआ मंत्री परिषद नीति निर्धारण संस्था है, वास्तव में ये सही नहीं है। वास्तव में जो नीति निर्धारण तय कर रही है वो मंत्री परिषद, यहाँ पर सही शब्द नहीं है, इसके लिए सही शब्द होना चाहिए मंत्रिमंडल, कैबिनेट। वास्तव में जो नीति निर्धारण करने वाली जो संस्था है, देखो कितना छोटी सी यहाँ पर एक ऐसा है कि बिल्कुल गलती हो सकती है इस सवाल को देखकर, कैबिनेट तय करती है। लेकिन देखो अगर आप थोड़े से भी नॉलेज रखते हैं और अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो अगर आपको इन तीनों का आंसर पता है तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि हाँ इसमें
आप इसका सही आंसर यहाँ से पकड़ सकते हैं। कैबिनेट यहाँ पर नीति निर्धारण संस्थाएं, हालांकि ध्यान देना मंत्रिमंडल का जो शब्द है वो शुरुआत से संविधान में नहीं था, वो 44वें संविधान संशोधन से ये 352 अनुच्छेद जो 352 है आर्टिकल 352 उसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। तो कैबिनेट एक नीति निर्धारण संस्था है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा हिस्सा होता है लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा मंत्रिमंडल, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है। इसके कहे के अनुसार ये मंत्रिपरिषद कार्य करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, यानी जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र है उसका संबंध किससे है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया, आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए, सबको पता है, ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था ग्रास रूट डेमोक्रेसी। मुझे बताइए कि भारत के संविधान में शुरुआत में पंचायतों के बारे में कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं था, ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा था कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होने चाहिए, फिर भी नीति निर्देशक तत्व में ऐसा जरूर उल्लेख था। मुझे बताइए कि नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों के बारे में लिखा था? पंचायतों के बारे में ये लिखा था कि राज्य को ये दायित्व है कि वो पंचायतों का गठन करे, तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? आप मुझे एक तो ये सवाल आपको बताना है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये डीपीएसपी में जो हमारा भाग 4 है उसमें ये लिखा हुआ, आपको सिर्फ आर्टिकल बताना है क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था इसका सही आंसर होगा। दूसरा एक सवाल, पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई? तो 2 अक्टूबर 1959। कहाँ पर हुई? तो राजस्थान में। नागौर कौन से गांव से हुई? ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। अगला सवाल, कौन सा असंगत है, यानी एक गलत हो सकता है, देखते हैं। नगर निगम, यहाँ पर जनसंख्या दे रखी है कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित 3 होते हैं, अभी हमने बताया 3 प्रकार, नगर निगम, उससे छोटा नगर परिषद और सबसे छोटा नगर पालिका। ये 3 प्रकार है, ध्यान देना, ये 3 स्तर नहीं है। स्तर कैसे नहीं है मैंने आपको समझा दिया है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो यहाँ पर नगर निगम बन सकती है, बिल्कुल सही जवाब। नगर परिषद 1 लाख से अधिक और 5 लाख की जनसंख्या तक के शहरों में ये बनती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नगर पालिका 4 लाख से 5 लाख, देखो अभी यहाँ 1 लाख से 5 लाख में तो नगर परिषद आ गई है, तो 4 लाख से 5 लाख में नगर पालिका, ये गलत लग रहा है। यहाँ पर होता है 20,000 से लेकर 1 लाख तक, तो 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या में नगर पालिका बनता है। और चौथा ऑप्शन है नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, महापौर या इंग्लिश में इसको मेयर भी कहते हैं, सही है। तो इसका गलत कौन सा असंगत है? सही आंसर हो गया नगर पालिका। कह रहा 4 लाख से 5 लाख नहीं, 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या और 1 लाख के बीच में जनसंख्या हो वहाँ पर नगर पालिका बन सकती है। जरूरी नहीं है कि 20,000 से ज़्यादा होने पर नगर पालिका बनेगी ही बनेगी। कई ऐसे गांव हो सकते हैं जहाँ 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो लेकिन अभी भी वहाँ पर ग्राम पंचायत है। तो इसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आबादी को नहीं देखा जाता है, सिर्फ आबादी के आधार पर कहीं पर भी नगर पालिका नहीं बन जाएगी। कोई गांव इतना बड़ा हो गया कि 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसको नगर पालिका बना दिया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें यह भी देखा जाता है कि यहाँ पर गैर कृषि में कितने लोग हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, उनका भी देखा जाता है कि जो गांव की इनकम है वो कितने कृषि कार्य से हो रही है, कितने कृषि गैर कृषि कार्यों से होती है, वो सारी चीज़ें देखा सकती है। कितनी भूमि वहाँ पर कृषि वाली भूमि है, कितनी गैर कृषि भूमि है, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन सबको फॉलो करने के बाद यहाँ पर नगर पालिका बनाई जाती है। क्लियर हो गया होगा आपके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच, उनका निर्वाचन किसके द्वारा करते हैं? सरपंच के बारे में हमें पता है, सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। ध्यान देना, सरपंच के ऊपर जो राजस्थान में बात कर रहा हूँ, जो प्रधान होते हैं पंचायत समिति पर प्रधान कहलाते हैं और इनके ऊपर जिला प्रमुख होते हैं, इनका चुनाव जनता सीधे नहीं करती है। प्रधान का चुनाव और जिला प्रमुख का चुनाव जनता सीधे नहीं करती है, जबकि सरपंच का चुनाव जनता, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में जरूरी नहीं ऐसा हो क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार तय करेगी। यहाँ पर सरपंच का जो चुनाव है वो जनता सीधे करती है। यहाँ पर पूछ रहा उप सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाताओं द्वारा? नहीं, उप सरपंच का चुनाव यहाँ नहीं करते हैं। उप सरपंच का चुनाव निर्वाचित सभी पंचों के द्वारा अपने में से किसी एक का किया जाता है। देखो, उप सरपंच भी वास्तव में एक वार्ड पंच ही होता है, तो वार्ड पंच का चुनाव तो जनता करती है,
यहाँ पर जो अपने वार्ड के जो पंजीकृत मतदाता वो करेगी। लेकिन अब वार्ड पंच से जब उप सरपंच बनना हो तो सारे वार्ड पंच मिलकर एक किसी व्यक्ति को, एक जो वार्ड पंच है उसको उप सरपंच कर देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचित सभी पंचों के द्वारा अपनों में से किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही कथन है? वो सही कथन हमें पकड़ना है। तो देखो, पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, मैं आपको यहाँ पर यह भी क्लियर कर दें कि हम जो सवाल बना रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो सवाल कैसे बनते हैं, किस तरह से, कहाँ से हम सवाल इसको लेते हैं। देखो, अधिकांश सवाल यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई सवाल यदि बार बार रिपीट हो रहा है, कई ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उनको हम टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि उनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आगे वाले सवाल में भी पूछा जा सकता है। तो कोई ऐसा सवाल जो बार बार रिपीट होता है, कुछ ऐसे सवाल भी हम ले रहे हैं जो अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है हमारे कई एग्जाम में अदर स्टेट के सवाल सीधे सीधे हैं। मैंने आरएस के एग्जाम में कई बार देखा कि अदर स्टेट के पीसीएस से कई बार सवाल आ जाते हैं, और अदर स्टेट के कई सवालों में तो हमने अदर स्टेट के सवालों को भी इंक्लूड किया है, जो इंडिया जीके के सवाल है, और जो अदर सवाल आते हैं राजस्थान जीके को छोड़ दे तो हम अदर स्टेट के भी यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ सवाल, जो कुछ टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो सवाल हम खुद ही बनाते हैं। एक बहुत सारे हमारे साथ बहुत अच्छे साथी हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के, वो मिलकर यहाँ पर इन सवालों को बनाते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन आपको मिल रहा है, और इन सवालों को आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और आप एग्ज़ाम में ज़रूर बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को, ये ग्राम सभा के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ग्राम सभा कैसे बनती है, तो क्या पंचायत के सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है? तो इसका ये नहीं होता है। पंचायत के वैसे व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है जिसका नाम ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। पंचायत के ऐसे व्यक्ति, पंचायत, एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है थोड़ा सा। गांव के निर्वाचक नामावली में पंचायत क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं हो। नहीं, ये भी गलत दिख रहा है, सही कथन पूछ रहा है मैं तो 21 वर्ष से कम नहीं, 18 वर्ष की उम्र जिनकी भी है वो भी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कथन भी यहाँ पर गलत है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वो यहाँ पर ये कथन सही दिख रहा है। पंचायत क्षेत्र के वैसे व्यक्ति को मिलकर ग्राम सभा गठन होता है जिनका नाम गाँव की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। जो भी गांव की पंजीकृत मतदाता, कई बार यहाँ पर यह शब्द आता है कि जो भी पंजीकृत मतदाता है, देखो भले ही किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, लेकिन वो उसने मतदाता के रूप में वो पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो ग्राम सभा में शामिल नहीं हो सकता है। तो ग्राम सभा में शामिल होने के लिए उस पंचायत में वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं 79 क्वेश्चन पर। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसको मेयर भी कहते हैं, महापौर जिसको हम कहते हैं, और उपाध्यक्ष को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखो, महापौर तो वैसे ही गलत हो जाएगा, महापौर को ही हम मेयर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं उसको, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा नगर आयुक्त। संभागीय आयुक्त इसका आंसर नहीं होगा, नगर आयुक्त इसका सही आंसर होगा। नगर आयुक्त जो होता है वो नगर निगम के अध्यक्ष यानी मेयर को शपथ दिलाते हैं। अभी हमने बात की थी इसके बारे में, ये सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी ये होते हैं। अब हम आ रहे हैं सबसे लास्ट अंतिम सवाल पर आ रहे हैं। आज का अंतिम सवाल यही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है, उसके अधीनस्थ होती है। स्थानीय सरकार जो है वो राज्य सरकार से स्वतंत्र है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। स्थानीय शासन राष्ट्र हित के कार्य संपन्न करता है। देखो, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है और उसके अधीनस्थ होती है, ये भी बात ठीक है। स्थानीय सरकार राज्य सरकार से स्वतंत्र है, अभी हमने बात की इसके अधीनस्थ है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं ये स्वतंत्र है, ये भी कथन सही है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, अभी हमने लिखा राज्य सरकार से प्राप्त करती है और यहाँ लिखा संविधान से प्राप्त होता है, लेकिन ये दोनों कथन सही है। ये कह रहा है स्थानीय शासन राष्ट्र हित के, अब नाम ही स्थानीय शासन है, वो राष्ट्र हित के कार्य कैसे करेंगे? स्थानीय शासन स्थानीय स्तर के कार्य संपन्न करता है, न कि राष्ट्रीय स्तर का। तो इसका आंसर हो गया डी। अब हम इसको समझते हैं। देखो, स्थानीय शासन जो होती है उससे संबंध कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, वो वहाँ से प्राधिकार प्राप्त करती है, और उसके प्राधिकार संविधान से भी प्राप्त होते हैं, यानी दोनों सही है। वो उसके अधीनस्थ भी होती है और स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र की बजाय हम यहाँ पर एक अच्छा शब्द काम में ले सकते हैं, वो स्वायत्त होती है।
तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है और सभी को शेयर भी करना है। आपके जो कमेंट्स हैं वास्तव में वही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। मेरे शब्द आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके शब्द वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन होते हैं और जो मुझे प्रेरित करते हैं नए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो 81 टू जो 100 क्वेश्चंस थे 81 से लेकर 100 तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी कैंडिडेट्स, मैं आपको सलाह दूंगा, बहुत देखो मैं बहुत आग्रह कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो ऐप है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर ये आपके लेवल को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, जो हमारा शेड्यूल का सिस्टम चल रहा है सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको आने वाले बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए थे। आज पटवारी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका लेवल इतना बढ़िया हो जाएगा अगर आपके शेड्यूल को भी अच्छे से फॉलो कर लें, आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर आग्रह ये भी करूँगा कि जिन साथियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो अपने अनुभव शेयर करें कि इसको ज्वाइन करने के बाद अगर आप शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट लगातार दे रहे हैं, तो मुझे बताइए आपके लेवल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब आपको ये टेस्ट देने से आपको कैसा लग रहा है, अपने एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर शेयर करें। और आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज़ में कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, कुछ और चीज़ें जोड़नी चाहिए, आपकी कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं। 2 चैनल है टेलीग्राम चैनल, उनको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी भी आगे करना चाहते हैं, तो इसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्वालिटी एजुकेशन आरएस से। और अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवार की ही तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की, रीट की, एलडीसी की, तो आप इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी लगातार जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए वो हम ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ पर डाल रहे हैं। और ऐप में रोज़ाना 20 क्वेश्चंस आपको डेली क्वेश्चंस फ्री मिल रहे हैं। अगर आप परचेज़ नहीं भी करें तो कम से कम इन 20 क्वेश्चंस को आप ज़रूर दें। 20 क्वेश्चन को भी देते हैं तो यहाँ पर आप महीने में 600 सवाल कर पाएंगे। 600 सवाल लगभग यहाँ पर आ जाएंगे, यानी लगभग 4 पेपर तो आप महीने के वैसे ही यहाँ पर आपको फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, 150 सवाल के हिसाब से 4 पेपर यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसको डाउनलोड कीजिए। ये 20 क्वेश्चन तो सभी को देने हैं और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।